जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अगला एपिसोड, जैसे कि आप सब लोग पढ़ सकते हैं, देखो थंबनेल भी कितना सेक्सी है, एकदम से एक लाइन देके मारो। आप सब लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लेके आया हूं, जो कि डी का एक तरीके से रीजनिंग का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है जो आपको अब कवर अप करना है। फिर हमारी एफ की थोड़ी बहुत डिटेल और एक दो क्लास चैप्टर टोटल एंड। क्लियर हो गई बात? तो चलिए एंड की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ पे 3D सीरीज दे रखी है स्कैंडियम से जिंक तक की, और सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करते हैं लिख के दी गई। और कुछ देखिए मैंने एनसर्कल करी है, कुछ डब्बे में बंद करी है। अगर हाईलाइट करा है किसी प्रकार से तो कुछ ना कुछ तो खास होगा इनमें, और हाईलाइट भी डिफरेंट तरीके से करा है तो उनमें भी अलग अलग खास बात होगी। तो आइए जरा इन नामकूल ऑक्सीडेशन नंबर्स की खास बात को जानते हैं। हमारे लिए थ्योरी बढ़ाते रहते हैं, कॉन्सेप्ट मुसीबत बनाते हैं, बट अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, मार्क्स लाने जोरदार एकदम। तो आप लोगों को यहाँ पे हर एक एलिमेंट की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दी गई, जिसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि पूरी 3D सीरीज में वो कौन सा एलिमेंट है जो +1 चार्ज शो करता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इकलौता कॉपर है जो +1 शो करता है। ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +2 बिल्कुल शो नहीं करता? जिंक स्कैंडियम इकलौता है जो +2 बिल्कुल शो नहीं करता। अच्छा, कौन सिर्फ एक टाइप का चार्ज शो करता है? स्कैंडियम। जिंक भी है, जिंक डी ब्लॉक में गिना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिना जाता, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, और जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो फुली फिल्ड बैठा है। क्लियर हो गई बात? याद है स्टार्टिंग में ये चीज मेंशन करी थी। तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता या एक ही प्रकार की स्टेट शो करता है, तो ये रहा स्कैंडियम +3, जिसमें अब आप सब लोगों को जितनी भी हाइलाइट्स ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है इनकी स्टेबिलिटी का रीजन पता होना चाहिए क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने के लिए। जैसे आप लोगों को मैंने कहा स्कैंडियम है, स्कैंडियम में +3 स्टेट स्टेबल है। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तीनों निकल गए, आर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बची है। और यही चीज सबकी आखिरी स्टेट में है। ये सारी स्टेबल इसलिए क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, और नोबल गैस तो नेचुरल सी बात है, ऑक्टेट स्टेबल होगा ही होगा। ये नोबल गैस को नोबेलिटी मिली ही अपनी स्टेबिलिटी के चक्कर में है रईस साले। अब यहां पे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो हो गई, ये सारी की सारी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों को स्टेबिलिटी के रीजन से अलग जो क्वेश्चन आएगा वो इनके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर का आएगा। तो ये रीजन तब भी इस्तेमाल में आएगा, रीजन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डिफरेंट रीजन की बात करते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 4s2 3d5 +2 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और याद रखना फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट में से पहले फोर्थ ऑर्बिट से निकलेंगे d5, और एक सबशेल का हाफ फिल्ड होना या फुली फिल्ड होना स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो ये D में 5 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी होगी अक्सर। सेम Fe के 3 पॉजिटिव का रीजन है, d5 हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। अच्छा, कॉपर के +1 में अगर आप गौर से देखो एक्सेप्शन था, और D10 कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है, ये फुली फिल्ड होने की वजह से। D5 पे और 10 पे फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के रीजंस मैंने सबके लिख दिए, लेकिन ये जो बीच में बचे हैं इनकी स्टेबिलिटी का रीजन इनकी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता है। हमें पता चला जैसे आयरन है वो +3 स्टेट में D में 5 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, लेकिन अगर इसे +2 में भेजते तो खाली 4s के इलेक्ट्रॉन निकलते और D में 6 बचे रह जाते, वो हाफ फिल्ड नहीं होता। यानी Fe का +2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन से नहीं समझाया जा सकता स्टेबल। तो जब कॉन्फ़िगरेशन से प्रूफ नहीं होने का तो पक्का कोई नया राज होगा इनमें। ये जो अलग से डब्बे में बंद है ना, इनका राज अभी डब्बे में बंद रखते हैं, पहले बाकियों पे गौर करते हैं। एक अभी छोड़ दिया मैंने, क्रोमियम +3, देखो नहीं लिखा मैंने अभी तक उस पे कुछ, लेकिन वो सर्कल में बंद है, और सारे सर्कल वालों का स्टेबिलिटी का रीजन उनकी कॉन्फ़िगरेशन में है। क्रोमियम जो कि एटॉमिक नंबर में एक्सेप्शन है फिलिंग में 4s1 3d5, इस समय ये 3d3 शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकला, 2 3d से निकले, 3 निकलने के बाद 3d3 बचा। D3 पे ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, क्योंकि D में 5 पे आधा बढ़ता है और 10 पे पूरा बढ़ता है। तो अब सर ये कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल कैसे है, पल्ले नहीं पड़ा कुछ। तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था रीजनिंग के लास्ट कॉन्सेप्ट में कि D टूट जाता है 3 और 2 हिस्सों में, याद है, टूट जाता है। अब D जब टूटा
तो उसमें ऑक्टाहेड्रल शेप में 3 ऑर्बिटल नीचे गए थे, 2 ऊपर गए थे, और डी की ये स्प्लिटिंग जो हमें देखने को मिली थी, इनके ऑर्बिटल्स के नाम भी बदल गए थे। टूटने के बाद डी नहीं बचता, जो 3 ऑर्बिटल एक साथ जाते हैं उन्हें T2G और 2 को EG कहा जाता है। जिसमें क्रोमियम हमेशा ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है, एक फिक्स प्रोबेबिलिटी की खासियत है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है तो डी पक्का स्प्लिट होगा। और क्रोमियम वो एलिमेंट है जो बॉन्ड बनाते हुए सबसे जल्दी स्प्लिट होता है। मतलब बाकी एलिमेंट्स याद करो, स्प्लिटिंग से पहले डी का एनर्जी लेवल बढ़ता था और फिर एक हद आने के बाद टूटता था। क्रोमियम की वो हद बहुत जल्दी आ जाती है। ये बेचारा दिल से कमजोर है, छोटे दिल का आदमी है, ये बहुत जल्दी ही बिखर जाता है। ये बिखर गया और बिखरते ही डी के 3 इलेक्ट्रॉन जो कि नीचे वाले एनर्जी लेवल पे भर गए T2G में, जो कि इस समय दिख रहा है आधा भरा हुआ है। तो क्रोमियम +3 में T2G3 हाफ फिट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में बैठा है, इसीलिए क्रोमियम +3 में स्टेबल है। क्लियर हो गई बात? हाफ फिट T2G3 कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। तो आप लोगों को मैंने अभी तक कुछ क्वेश्चंस बताए थे ओरली कैसे पूछे जा सकते हैं। स्टेबिलिटी का रीजन पूछा जा सकता है, वो भी मैंने आप लोगों को लिखवाया। लेकिन अब स्टेबिलिटी से अलग कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि बताओ क्रोमियम 2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव में बेटर रेड्यूसिंग एजेंट कौन? रेड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन करे, अपना ऑक्सीडेशन करे। और इन दोनों में क्रोमियम +2 में स्टेबल नहीं है, तो क्रोमियम ऑक्सीडेशन के लिए सबसे ज्यादा उतावला होगा। Mn+2 में स्टेबल है, मैं क्यों ऑक्सीडाइज हूं, मैं तो टेंशन फ्री हूं, स्टेबल बैठा हूं। ऐसी तैसी में क्या क्रोमियम। तो इस समय इन दोनों में सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन क्रोमियम कर रहा है, इसका मतलब दूसरे का फास्ट रिडक्शन भी क्रोमियम करेगा। तो Cr2 पॉजिटिव इज द बेटर reducing agent because Cr2 positive easily get oxidized to +3 oxidation state in order to achieve T2G3 half filled stable configuration। तो रीजन का भी इस्तेमाल करना है। इस प्रकार ऑक्सीडेशन स्टेट के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही सर ये डब्बे में बंद पड़ा है एक रीजन, इसे तो खोलो, आओ जरा डब्बे को फाड़ते हैं। तो यहां पे अब क्वेश्चन आया सर जिनकी स्टेबिलिटी का रीजन, चलो आपने क्वेश्चन की वैरायटी समझा दी, अब जिनकी स्टेबिलिटी का रीजन कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है उनकी स्टेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे। तो आइए जरा थोड़ा सा हम गौर करते हैं। अगर स्टेबिलिटी का रीजन कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में होता है, स्टेप्स में। तो आइए जरा थोड़े से स्टेप्स करते हैं। अब यहां पे स्टेप 1, यहां पे आप लोग मेटल को जब ऑक्सीडाइज करते हो तो सबसे पहले मेटल को सब्लिमेट किया जाता है और इसमें एक एनर्जी खर्च होती है, सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले मेटल आजाद होना चाहिए हर प्रकार से, फिर जाके आप कहीं मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाओगे और वो बेचारा गरीब हो जाएगा। ये हो गया मेटल आयनाइजेशन एंथैल्पी चली गई। अब ये जब मेटल गरीब हो चुका है तो आप अब इसको जो ना पानी में भिगो भिगो के मारोगे कि अब ये किसी से बकवास ना करे। तो अब मेटल एक्वस मीडियम में स्टेबलाइज हो गया, शांत हो गया, और यहां पे हुआ हाइड्रेशन, तो इधर एनर्जी हुई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आपने इन सबको जोड़ दिया तो ये सेम चीज कट्टूस, इधर भी कट्टूस, यहां बचा मेटल सॉलिड एक्वस और M पॉजिटिव एक्वस और इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद ये रिएक्शन जो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रही है, इसमें टोटल एनर्जी इन सारी एनर्जीज का कहीं ना कहीं सम है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, जिसमें आप सब लोग याद रखना सब्लिमेशन और आयनाइजेशन में एनर्जी देनी पड़ती है और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है। सब्लिमेट करने में, मेटल को तोड़ के अलग करने में एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन छीनने में एनर्जी लगेगी, पानी में भिगो तो सारी गर्मी निकल गई, हाइड्रेट हो गया बेचारा, तो एनर्जी निकल गई। तो अब इसका अर्थ ये हो गया कि प्लस बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी, पर यदि माइनस बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी कम होगी। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आयनाइजेशन वाले स्टेप में आई है, तो हम इतने हिस्से पे गौर करेंगे। आप अगर किसी भी मेटल में नोटिस करो कि आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस वाली एनर्जी यदि कम हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी माइनस वाली एनर्जी ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक नेगेटिव हो, तो प्लस वाला नंबर छोटा
माइनस वाला नंबर बड़ा, तो टोटल एनर्जी भी कम ही तो हो जाएगी। क्योंकि गौर करो, आप प्लस वाली वैल्यू को छोटा कर रहे हो, माइनस को बढ़ा रहे हो, टोटल एनर्जी कम हो गई। और टोटल एनर्जी कम होने का मतलब है इस प्रोसेस में होने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करी, टोटल एनर्जी कम हो गई, नेगेटिव आई है। तो यहां पे आप लोगों से हम जरा माफी मांगते हैं, सॉरी। हाँ, तो टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोसेस अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। और अगर ये प्रोसेस अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रोसेस खुद को करा रहा है। मेटल खुद को ऑक्सीडाइज करा रहा है। क्यों करा रहा है? अरे ऑक्सीडाइज होना चाहता होगा तभी तो करा रहा होगा। और अगर ऑक्सीडाइज होना चाहता है यानी वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है? स्टेबल है। तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी उसके एनर्जीज में छुपी थी, M पॉजिटिव स्टेबल हो गया। तो यदि कोई आपसे पूछे कि कॉपर +2 में D9 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ते फिर भी स्टेबल कैसे है, तो आप क्या लिखेंगे कि इट हैज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू व्हिच कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। क्लियर हुई बात? समझ में आई? तो यहां पे आप सब लोगों को ये रीजन तब लिखना है जब कॉन्फ़िगरेशन में रीजन नहीं होता इन सब के लिए। आप लोगों का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में रीजन वाला हिस्सा खत्म होता है और क्वेश्चन वैरायटीज हैं जो जब हम एफ ब्लॉक की रीजनिंग खत्म कर लेंगे तब क्लियर होंगी। बेसिकली रीजन और वैरायटीज ज्यादातर जनरल वाली मैंने आपको बता दी है। 1-2 क्लास तक वेट करो, फिर क्वेश्चंस के साथ पूरे चैप्टर को उधेड़ देंगे। बट तब तक एक लाइक, एक शेयर और एक इत्तू सा सब्सक्राइबर और बढ़वा दो यार। क्या कर रहे हो? तरीका है ये कोई? चलो बाय बाय, जय हिंद ऑल ऑफ यू।